प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी विधियों का वर्गीकरण, यानी कि वर्णलेखी का वर्गीकरण। वर्णलेखी विधियों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। इन विधियों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया जा सकता है। विधि में प्रयुक्त भौतिक गुणों के आधार पर और प्रावस्था पृथक्करण के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर इसे फिर दो भागों में बांट सकते हैं: अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी और अधिशोषित क्रोमेटोग्राफी। एडजस्टेंट क्रोमेटोग्राफी, इस विधि में स्तंभ प्रावस्था के रूप में ठोस अधिशोषक तथा गतिशील प्रावस्था के रूप में द्रव प्रयुक्त होता है। स्तंभ प्रावस्था यदि मिश्रण के कुछ अवयवों के प्रति धारणशीलता का गुण अर्थात अधिशोषण दर्शाती हो तो ऐसी विधियां अधिशोषण वर्णलेखी के अंतर्गत आती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यदि वर्णलेखी की पृथक्करण में विलय दो प्रावस्थाओं गतिशील एवं स्तब्ध के मध्य वितरित होता है तो उन विधियों को वितरण वर्णलेखी विधियों के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 2, प्रावस्था पृथक्करण आधार के अंतर्गत गतिशील प्रावस्था गैस अथवा द्रव हो सकती है एवं स्तब्ध प्रावस्था द्रव अथवा ठोस हो सकती है। इस आधार पर इन विधियों का वर्गीकरण निम्न रूप लेता है। वर्णलेखी को गैस और द्रव के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख रहे हैं। और गैस को गैस द्रव, गैस ठोस तथा द्रव को अधिशोषण और वितरण दो भागों में बांटा जा सकता है। उसी प्रकार अधिशोषण या स्तंभ यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी को HPLC, द्रव ठोस बाधित प्रावस्था आयन विनिमय, अपवर्जन महीन परत यानी TLC और अपवर्जन में जेल पारगमन और जेल निस्यंदन। इसी प्रकार पार्टीशन को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC और द्रव क्रोमेटोग्राफी में बांट सकते हैं। यदि पदार्थ वाष्पशील है तो गैस वर्णलेखी की उच्च वियोजन, कम विश्लेषण समय एवं अत्यधिक सही परिणाम देती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी वितरण क्रोमेटोग्राफी पर आधारित है, जबकि महीन परत वर्णलेखी यानी कि TLC वितरण या अधिशोषण दोनों पर ही आधारित हो सकती है। TLC में यदि स्तंभ अवस्था ठोस है तो अधिशोषण वर्णलेखी पर आधारित होगी और यदि स्तंभ अवस्था द्रव होगी तो वितरण वर्णलेखी पर आधारित होगी। इस अवस्था में हम मात्र द्रव क्रोमेटोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इस भाग के अंतर्गत वर्णलेखी के उन प्रकारों का अध्ययन किया जाएगा जिनमें द्रव गतिशील प्रावस्था की भांति प्रयुक्त होता है। स्तंभ प्रावस्था ठोस आधार पर कोई भी द्रव या ठोस हो सकती है। दोनों अवस्थाओं में विलय के वितरण के लिए जो क्रियाविधि जिम्मेदार है वह सतह अधिशोषण, आयन विनिमय, अपेक्षित विलयता अथवा त्रिविम विन्यासी प्रभाव में से एक हो सकती है। द्रव वर्णलेखी को कम तापक्रम पर क्रियान्वित किया जा सकता है। इस कम तापक्रम के कारण यह तकनीकी प्रोटॉन एवं न्यूक्लियोसाइडों के पृथक्करण हेतु प्रयुक्त की जा सकती है, जो अधिक तापक्रम पर नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अधिशोषण वर्णलेखी यानी कि एडजस्टेंट क्रोमेटोग्राफी की। सर्वप्रथम जब पौधों के रंगीन वर्णकों को पृथक किया गया तो उस पृथक्करण में अधिशोषण सिद्धांत ही प्रयुक्त किया गया था। बाद में इसी अधिशोषण गुण का ही प्रयोग करते हुए कई जैविक एवं कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण किया गया। अधिशोषण की परिघटना यानी फिनोमिनन क्या है? आजकल चूंकि अधिशोषण वर्णलेखी पृथक्करण अधिशोषण के कारण ही संभव होते हैं, अतः सर्वप्रथम अधिशोषण परिघटना को समझ लेना आवश्यक है। सरल शब्दों में, यदि कोई सतह दो प्रावस्था को अलग कर रही है तथा कोई पदार्थ X की सांद्रता संपूर्ण द्रव्यमान की तुलना में सतह पर सर्वाधिक हो तो हम कहेंगे कि पदार्थ X उस सतह पर अधिशोषित है। यह परिघटना यानी एब्जॉर्प्शन कहलाती है।
अधिशोषण घटना घटित होने का कारण ठोस पदार्थों पर मुक्त संयोजकता का यानी कि फ्री वैलेंसी का होना होता है। अधिशोषण में कोई पदार्थ X की पूरी तरह Y में समान रूप से वितरित होता है, जबकि अधिशोषण में पदार्थ X पदार्थ Y की सतह पर ही अत्यधिक वितरित हो पाता है। उदाहरणार्थ, रसगुल्ला चाशनी को अधिशोषित करता है, जबकि सिलिका जेल जल वाष्प को अधिशोषित करती है। इसी तरह उत्कृष्ट गैसें नारियल चारकोल पर अधिशोषित होती हैं। यदि एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थ को एक साथ अवशोषण व अधिशोषण करे, यदि एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थ को एक साथ अवशोषण व अधिशोषण करे तो प्रक्रिया को शोषण कहते हैं, यानी शोषण कहलाती है। उदाहरणार्थ, गुलाब जामुन द्वारा चाशनी का अधिशोषण व अवशोषण दोनों होता है। वह पदार्थ जो अधिशोषण करता है उसे अधिशोषक कहते हैं, जबकि सतह पर एकत्रित होने वाले पदार्थ को अधिशोषित यानी एब्जॉर्बेंट कहते हैं। अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक से मुक्त कर देने की प्रक्रिया को विशोषण यानी डिसॉर्प्शन कहते हैं। अधिशोषण को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन और रासायनिक अधिशोषण यानी केमिसॉर्प्शन। इन दोनों में अंतर क्या है वो इस सारणी से आप समझ सकते हैं। भौतिक अधिशोषण क्या होता है? यह उत्क्रमण प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषण साम्यावस्था स्थापित होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणी प्रक्रिया है। भौतिक अधिशोषण यहाँ कई आणविक सतहें बनती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में यहाँ मात्र एक आणविक सतह निर्मित होती है। भौतिक अधिशोषण दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल के कारण मुक्त अधिशोषण ऊष्मा का मान न्यून होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक बंध के कारण तीव्र आकर्षण होता है, जिससे मुक्त अधिशोषण ऊष्मा का मान उच्च होता है। भौतिक अधिशोषण यह कम ताप पर संपन्न होता है तथा ताप वृद्धि करने पर यह प्रक्रिया क्षीण हो जाती है। यह सामान्यतः उच्च ताप पर संपन्न होती है। रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर संपन्न होता है। भौतिक अधिशोषण उच्च दाब बढ़ाने पर अधिशोषण के वेग में वृद्धि हो जाती है, जबकि उच्च दाब पर दाब वृद्धि करने पर अधिशोषण के वेग में रासायनिक अधिशोषण के वेग में कमी आती है। अधिशोषण भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की मात्रा गैसों के द्रवित होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, और रासायनिक अधिशोषण में ऐसा कोई संबंध नहीं पाया जाता। भौतिक अधिशोषण में विशिष्ट नहीं होते हैं, किंतु ये वर्णनात्मक यानी सेलेक्टिव हो सकते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण ये अत्यंत विशिष्ट यानी हाईली स्पेसिफिक होते हैं। भौतिक अधिशोषण यह सतह यौगिक निर्मित नहीं होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, यहाँ अधिशोषक व अधिशोषित के बीच सतह यौगिक निर्मित होते हैं। यदि X कोई अधिशोषित पदार्थ गैस या विलय है जो m द्रव्यमान के अधिशोषक ठोस पर अधिशोषित होती है, तो पदार्थ की अधिशोषित मात्रा x/m से प्रदर्शित की जाती है। फ्रेंडलिच ने गैसों के अधिशोषण हेतु निम्न समीकरण दिया। समीकरण नंबर 9.8। इसमें k एक स्थिरांक है और n मान दाब के अनुसार 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। अब 9.8 समीकरण का log लेने पर ये 9.9 में बदल जाता है, और समीकरण 9.9 स्पष्ट करती है कि यदि इसमें अगर आप log लें, log x/m को log p के विरुद्ध अगर एक ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल n/n के बराबर होता है और इंटरसेप्ट log k के बराबर होता है। विलयनों में उपस्थित अधिशोषित होने वाले विलयनों यानी पदार्थों हेतु उपरोक्त समीकरण निम्न रूप में होगा: x/m = k c पावर 1/n, जहाँ c विलयन में विलय की सांद्रता है और इसका log लेने पर ये इस प्रकार। किसी पदार्थ का अधिशोषण दाब अथवा सांद्रता के अतिरिक्त निम्न बातों पर भी निर्भर करता है। अधिशोषण की सतह के क्षेत्रफल पर किस पर निर्भर करता है? दाब और सांद्रता के अलावा ये अधिशोषण की सतह के क्षेत्रफल पर अधिशोषण को प्रभावी व अधिक करने हेतु अधिशोषण की सतह का क्षेत्रफल अधिकतम लेना चाहिए। इस हेतु अधिशोषण को महीन चूर्ण करके इस समय पैक किया जाता है।
दूसरा, अधिशोषक व अधिशोषित की प्रकृति। अधिशोषित पदार्थ की अधिशोषकता भिन्न भिन्न होने के कारण ही उनका वर्णलेखी पृथक्करण संभव होता है। अधिशोषक ठोस के सक्रियण पर। अधिशोषक ठोस की सतह पर जितनी अधिक मुक्त संयुक्तताएं होगी और जितना अधिक सक्रियण होगा उतना ही अधिशोषण भी अधिक होगा। ताप। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी दोनों ही प्रकार का हो सकता है, अतः ताप उसे ली शातिले सिद्धांत के अनुसार प्रभावित करेगा। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट यानी अधिशोषक की प्रकृति। वर्णलेखी में अधिशोषकों के अत्यधिक अनुप्रयोग को देखते हुए कई प्राकृतिक व कृत्रिम अधिशोषकों को निर्मित किया गया। इनके गुण उत्तम व प्रबल अधिशोषण हेतु निम्न गुण रखते हैं। अधिशोषक प्रयुक्त किए जाने वाले विलायक में पूर्णतः विलय होना चाहिए। अधिशोषक प्रयुक्त पदार्थों के प्रति अक्रिय होना चाहिए और अधिशोषक अधिकांशतः रंगीन होना चाहिए ताकि क्रोमेटोग्राम के रंग पहचानने में कठिनाई न हो। अधिशोषक पर्याप्त चूर्ण यानी कि फाइनली डिवाइडेड में होना चाहिए, फाइनली चूर्ण अवस्था में होना चाहिए ताकि मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की पट्टियाँ स्पष्ट अलग हो सकें। ज़्यादा महीन चूर्ण भी नहीं उपयोग में लेना चाहिए क्योंकि यह विलयन का अभिगमन अवरुद्ध कर सकता है। अधिशोषक में पदार्थ को विकृत कर उत्प्रेरित करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। परीक्षण के दौरान अधिशोषक के भौतिक व रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहने चाहिए। उपरोक्त गुण रखने वाले अधिशोषक सामान्यतः ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड व अथवा लवण होते हैं। वह अधिशोषित होने वाले पदार्थ मुख्यतः ध्रुवीय या अध्रुवीय हो सकने वाले यौगिक होते हैं। अधिशोषक अधिशोषित को स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधित करता है। अधिशोषक पदार्थ के कोने, किनारे, दरारें जहाँ मुक्त आयन स्थित होते हैं, सक्रिय केंद्र रिएक्टिव सेंटर कहलाते हैं जो अधिशोषक हेतु उपलब्ध रहते हैं। चूँकि पदार्थ की कठोरता उनके चालक पदार्थ बलों के अनुरूप होती है, अतः कठोरता से पदार्थ के अधिशोषण सक्रियता का आंका जा सकता है। 1942 में ट्रेन के कुछ सामान्य अधिशोषकों की बढ़ती अधिशोषण सामर्थ्य का क्रम नीचे दर्शाया गया है। सुक्रोज, स्टार्च, इंसुलिन, मैग्नीशियम साइट्रेट, टेल्क, इसी तरह से सक्रिय मैग्नीशिया तक। उपरोक्त क्रम में शुरू वाले पदार्थ दुर्बल अधिशोषक वाले पदार्थ अधिशोषक व अंतिम क्रम वाले प्रबल अधिशोषक पदार्थ। 1943 में पुनः हैंस नामक वैज्ञानिक ने कुछ अधिशोषकों की अधिशोषण क्षमता का नया क्रम दिया जो नीचे दिया गया है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड न्यूनतम तथा सक्रिय चार्ज अधिकतम वाला होता है। अधिशोषण प्रक्रिया में स्थिर विद्युत आकर्षण बल अधिशोषक पदार्थ को बांधता है। यदि पदार्थ अध्रुवीय है तो उसमें प्रेरित विद्युत ध्रुव आघूर्ण आ जाता है तथा यदि ध्रुवीय अणु है तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि हो जाती है। पदार्थ की अधिशोषण क्षमता में कमी कभी कभी H बंध जैसे दुर्बल बंध भी इंटरफेरेंस करते हैं। यदि पदार्थ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध बनाता है तो वह सिलिका जेल या जलायोजित एल्यूमिना के साथ दुर्बलता से अधिशोषित होगा, किंतु पदार्थ समावयवी है या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध बनाता है तो अधिशोषण में वृद्धि होगी। अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता जो एजो रंजकों का प्रयोग कर बनाए गए सक्रियता ग्रेड परीक्षण किट द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अधिशोषण वर्णलेखी में विलय को स्तंभ पर अधिशोषित कर धारित किया जाता है। इस विधि का प्रयोग अध्रुवीय एवं न्यून वाष्पित यौगिकों को पृथक्करण में किया जाता है। इस वर्णलेखी में विलय एवं विलायक यौगिक ठोस आधार पर अधिशोषित होने का प्रयास करते हैं। जितना अधिक अधिशोषण किसी विलय का होगा उतनी ही देर में उसका निक्षालन होगा। अधिशोषण वर्णलेखी में वितरण गुणांक Kd निम्न होगा। Kd क्या होता है? विलय का अधिशोषण प्रावस्था में सांद्रण और विलय का विलयन प्रावस्था में सांद्रण। स्तंभ निश्चयन में उपस्थित अधिशोषण बिंदुओं को गतिशील प्रावस्था के अणु एवं विलय के अणु दोनों ही प्राप्त करना चाहते हैं। विलय एवं गतिशील प्रावस्था के अणुओं में अधिकतम क्रिया तथा तब होगी जब विलय के क्रियात्मक समूह सभी अधिशोषण बिंदुओं को अध्यासित ऑक्यूपाई कर लेंगे, अर्थात उन पर अधिकार कर लेंगे। धन्यवाद।